नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। वृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले सब्जेक्ट में दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इतने दमदार प्रश्न हैं कि 2024 का एग्जाम जो अभी फिलहाल स्टूडेंट देने वाले हैं उनके लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही ऑथेंटिक होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस सिर्फ 2024 ही नहीं बल्कि ये 2027 तक के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चनों की दोस्तों आज के इस सेशन में, मतलब कि आज के मॉडल पेपर के रूप में जो मैं आपको ये सेशन दे रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं, उनकी आंसर शीट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। अगर आपके पास इनके आंसर नहीं है तो निश्चित होकर के आप इस सेशन को पूरा देखिए एक बार, और बहुत जल्दी ही में जो है सेशन बहुत कम समय में कवर हो जाएगा और आपको इसकी जो है पीडीएफ होगी, जो भी आंसर शीट की पीडीएफ होगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आप पूरी तरह से तैयारी कर पाए। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। इसमें और कोई एक्स्ट्रा चर्चा नहीं होगी आज के सेशन में, क्योंकि मॉडल पेपर का क्वेश्चन है और बहुत जल्दी जो है कुछ ही दिनों में आप लोगों के एग्जाम भी होने वाले हैं, है ना, इकोनॉमिक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले सब्जेक्ट में। तो बीए थर्ड ईयर वाले बच्चों को बोल रहा हूं कि आपके सिलेबस में तो ये सब्जेक्ट है ही, लेकिन इसके अलावा अगर आप कहीं और किसी और, जैसे क्या होता है ना कि कोई कोई यूनिवर्सिटी इसको सेकेंड ईयर में भी पढ़ा देती है, कोई यूनिवर्सिटी इसको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा देती है, तो आप उसमें भी निश्चिंत होकर के इस सेशन को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके सभी टॉपिक इसके सेम है तो इसके क्वेश्चन भी आपके सेम ही होंगे, याद रखिएगा। और इसके अलावा एक बात आगे बढ़ूं उससे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों ना ये वाला सब्जेक्ट पूरे डिटेल में, फुल डिटेल में एक एक घंटे की क्लास मैंने ली है। ये सब कुछ दोस्तों आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एक बार सर्च कीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ने को अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम में समय है, तो आप, मेरी सलाह यही होगी कि आप लोग जो है इसे पूरे डिटेल में एक बार पढ़िए, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं परेशान करेगा ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं सेशन को, अपने आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों लेते हैं पहला क्वेश्चन। एक बात, इसका जो मेथड होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस पूरे मॉडल पेपर में हम मात्र 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे, दीर्घ प्रकृति के प्रश्न होंगे, ठीक है ना। तो 15 प्रश्न में आपको दीर्घ प्रकृति के देने वाला हूं और उसके बाद में 10 प्रश्न जो कि आपके लघु प्रकृति के होंगे वो देने वाला हूं। तो कुल मिलाकर के ये 25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 25 क्वेश्चन में से भी आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है ये इन्हीं 15 क्वेश्चनों पर फोकस करना है। और ये 15 क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए ना दोस्तों, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आप एग्जाम से निराश होकर के नहीं लौटेंगे और बहुत प्यारे नंबर मिलेंगे। बस ये 15 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आर्थिक विकास का अर्थ। आर्थिक विकास का अर्थ बताइए, इसकी विशेषताएं। और अथवा में पूछा गया है, अथवा में पूछा गया कि आर्थिक विकास की अवधारणा को समझाते हुए आर्थिक विकास की प्रकृति को बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर जब आप देखिए ये क्वेश्चन डिस्कस करवाने का मतलब ही क्या हुआ, चाहो तो मैं ऐसे ही आपको पीडीएफ बना करके प्रोवाइड कर दूं, लेकिन यहां पर कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको समझ लेना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले या इसकी तैयारी करने से पहले। दरअसल इसमें जब मॉडल पेपर आपको दिया जाता है मेरे द्वारा या किसी के भी द्वारा या कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, तो आपको फोकस करना है टॉपिक पर कि इस क्वेश्चन का मेन टॉपिक क्या है, आर्थिक विकास, ठीक है ना। तो आर्थिक विकास आपका मेन टॉपिक है। अगर आपके पास समय नहीं है, समय बहुत कम है, तो आप जैसा प्रश्न दिया गया है सिर्फ उनकी तैयारी कीजिए। जैसा कि आर्थिक विकास का पहले अर्थ पढ़ लीजिए, आप अर्थ पढ़ लेंगे तो अवधारणा आपकी अपने आप कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर है। इसके बाद में कुछ विशेषताओं वाले पॉइंट देख लीजिए और उसके बाद में कुछ प्रकृति वाले पॉइंट देख लीजिए, दैट्स ऑल, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। और अगर आपके पास टाइम है तो आर्थिक विकास वाला कॉन्सेप्ट आया है, आर्थिक विकास का सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लीजिए, सिर्फ पढ़ लीजिए अच्छे से। 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और अथवा में इसको आर्थिक विकास की परिभाषा दीजिए और इसकी प्रमुख विशेषताएं, ठीक है ना। तो ये तो पहले प्रश्न से ही मैच होता है, सिर्फ इसमें परिभाषा अलग से पूछ ली गई है। जबकि अगर आपने डिटेल क्लासेस ली होगी तो मैंने आपको कई बार बताया है कि हर एक टॉपिक की कम 1 से 2 परिभाषाएं, 1 से 2 विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा आपको याद होनी आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सुमंगलम विकास। सुमंगलम विकास पारंपरिक प्रगति और विकास के प्रतिष्ठित दृष्टिकोण से कैसे अलग है। क्या पूछा जा रहा है, जो सुमंगलम विकास है ये पारंपरिक जो प्रगति और विकास के जो दृष्टिकोण है उससे किस प्रकार से अलग है, ठीक है ना, किस प्रकार से उससे भिन्न है। अगला प्रश्न है ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस, जिसे हम जीडीएच बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के बीच में अंतर क्या है।
तो ये जो दोनों इंडेक्स है पूरे विस्तार से मैंने इस सभी पर चर्चा की है। सुमंगलम विकास क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैंने क्लास में बहुत अच्छे से इसको पूरे डिटेल में आपको समझाया है। इसके अलावा जीडीएच और जीडीपी इनको भी कंपेयर करके एक साथ इनको भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ताकि आप लोगों के पूरे जिन्होंने क्लास ली है ना उनको कोई डाउट होगा ही नहीं इस क्वेश्चन में। इसके अलावा जीडीएच की अवधारणा को हाल ही में क्यों प्राथमिकता दी गई है, मतलब इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्यों है वर्तमान समाज में, इसकी प्रासंगिकता क्या है, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वैसे तो सिर्फ 3 क्वेश्चन नहीं, जो 15 क्वेश्चन देने वाला हूं पूरे के पूरे बहुत डिटेल में है, जहां मैंने पढ़ाया है और बहुत महत्वपूर्ण है। और पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको बताया था कौन कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट पर आपको विशेष फोकस करना है, और वही कॉन्सेप्ट अब उठ करके यहाँ पर मॉडल पेपर के रूप में आ चुके हैं। ठीक है ना, ये सारे प्रश्न मैं आप लोगों को डिटेल क्लासेस में पढ़ा चुका हूं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एक देश के भिन्न क्षेत्रों में, एक देश के भिन्न क्षेत्र मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय में विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कुछ कारक क्या हो सकते हैं। तो यहां तक अगर हम समझें तो क्वेश्चन कहता है कि एक ही देश के अलग अलग क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाता है, उस कमाई में, उस आय में विभिन्नता होने के कारण क्या हो सकते हैं। आगे कहा गया है कि और प्रति व्यक्ति आय और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में कैसा अंतर होता है, कि प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और इसे आर्थिक कल्याण का बेहतर मापक क्यों माना जाता है। किसको? प्रति व्यक्ति आय को, पर कैपिटा इनकम को आर्थिक कल्याण का मापक क्यों माना जाता है और बेहतर मापक क्यों माना जाता है। अब सीधी सी बात तो यही आती है ना, अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति को जांचना है तो प्रति व्यक्ति आय पता कर लीजिए, जहां पर उस देश के नागरिक जो प्रत्येक व्यक्ति जितना कमा रहा होगा, जितनी अच्छी उसकी आय होगी, उस देश की में खुशहाली भी उसी प्रकार से होगी। ठीक है ना, वो तो उसकी जीडीपी भी उतनी ही उच्च स्तर पर होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि आर्थिक कल्याण को मापने का जो सबसे बेहतर मापक है वो प्रति व्यक्ति आय है। तो आपको उदाहरण के साथ में इसको एक्सप्लेन करना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सेन का क्षमता दृष्टिकोण क्या है? सेन का क्षमता दृष्टिकोण क्या है? तो ये क्षमता दृष्टिकोण जो मॉडल है ना, ये मॉडल है, सब विस्तार से हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। ये परिपक्वता के पारंपरिक मापों से किस तरह से अलग है? परिपक्वता के पारंपरिक मापों से कैसे अलग है, मतलब ये कि इस आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि को मापने के जो पारंपरिक दृष्टिकोण थे हमारे पास में, है ना, तो उसको मापने का अलग से इन्होंने तरीका दिया है। किसने? सेन साहब ने। सेन का क्षमता दृष्टिकोण जो है ये किसी भी देश की आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को मापने का बेहतर तरीका ही, या आधुनिक तरीका इसको कह सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि जो पारंपरिक तरीके थे, परंपरागत तरीके थे, उनसे सेन का क्षमता दृष्टिकोण जो दृष्टिकोण है ये किस तरह से अलग है। इसके साथ ही इसका विकास के संदर्भ में क्षमता दृष्टिकोण कैसे मानव कल्याण और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है, मानव कल्याण और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है। तो इस दृष्टिकोण में सिर्फ आर्थिक विकास की ही बात नहीं हुई है, बल्कि हर एक स्तर पर मानव के कल्याण की और मानव की स्वतंत्रता की भी चर्चा इस दृष्टिकोण के अंतर्गत की गई है। तो ये सब इसकी विशेषताओं में सिमट जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आपको इसकी प्रासंगिकता बतानी है या आपको इसका महत्व या विशेषताएं बतानी है, तो आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं कि मानव कल्याण और स्वतंत्रता को कहां पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। तो सेन के क्षमता दृष्टिकोण में प्राथमिकता दी गई है, जबकि पारंपरिक मापों में ऐसा कोई स्थान इनके लिए नहीं था। ठीक है ना, तो सेन का क्षमता दृष्टिकोण सिर्फ आर्थिक विकास की तो बात करता है, लेकिन साथ ही साथ खुशहाली की भी बात करता है। और खुशहाली आती कहां से? तो मानव कल्याण और स्वतंत्रता से आती है, कि जिस देश में जितना अधिक मानव कल्याण हेतु सरकार कार्य करेगी और जनता को के पास जितनी अधिक स्वतंत्रता होगी, वहां पर या उस देश में उतनी ही ज्यादा खुशहाली आएगी। ठीक है ना, तो इन सब के उत्तर में आपको उत्तर, अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की है तो इसके आंसर शीट भी देने वाला हूं, निश्चित रहिए आप लोग। बस बहुत जल्दी सेशन को कंप्लीट, जो 15 क्वेश्चन है हमारे, हम उनको पहले डिस्कस कर ले, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आंसर शीट को आपको कैसे मिलेगी। आइए अगला प्रश्न है, कुजनेट के उल्टे यू वक्र। कुजनेट के उल्टे यू वक्र ये भी एक दृष्टिकोण है, एक सिद्धांत है, एक मॉडल है इकोनॉमी में, और जबकि बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। और ये सेन का क्षमता दृष्टिकोण और कुजनेट के उल्टे यू वक्र कर्व,
ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, नहीं विश्वास, पिछला कोई सा भी आप पेपर उठा करके देख लीजिए, पिछले 5 साल के कोई सा भी पेपर आप उठा करके देख लीजिए, सेन का क्षमता दृष्टिकोण, कुजनेट के उल्टा यू वक्र, इन दो में से एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा, और 80% की बात करूं तो दोनों ही देखने को मिल जाएंगे एक ही पेपर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने इसको कराया भी है, डिटेल में भी कराया है। अब मुझे इतना तो याद नहीं है कि लेक्चर नंबर किस में है, लेकिन हाँ ये इतना पक्का है कि जो डिटेल क्लासेस मैंने ली है, आप लोगों को पढ़ाया है, उसमें इन सब पर चर्चा में कर चुका हूं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य, अब यार ये मुद्दा तो चल ही रहा है अभी, है ना, करंट में है, और चूंकि इसका जो टारगेट है, जो गोल है, कब तक का है, 2030 तक का है। इसका जो गोल है वो 2030 तक का, क्योंकि एजेंडा ही 2030 है ना, एजेंडा 2030 है, तो इसके उद्देश्य यहां पर पूछे जाएंगे आप लोगों से कि सतत विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 के उद्देश्य क्या है। और ये जो एजेंडा लिया गया है, जो गोल डिसाइड किया गया है 2030 तक के लिए, ये गरीबी और असमानता जैसे मुद्दों से कैसे विश्व को बचा सकता है, या गरीबी और असमानता के जो मुद्दे हैं उनका समाधान कैसे निकाल सकता है। ये सब कुछ इस प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है एडम स्मिथ का विकास का सिद्धांत। देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। एडम स्मिथ का विकास का सिद्धांत क्या है, लगभग सब लोग पढ़ चुके होंगे इसको, क्योंकि नया नहीं है ना, ये तो काफी लंबे समय से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। इसकी समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए। समीक्षात्मक मतलब आपको इसमें इस सिद्धांत को समझाना भी है, और उसके बाद में इस सिद्धांत की कमियां बताते हुए उन कमियों का समाधान भी बताना है। मतलब अपने आप को एक अर्थशास्त्री बनाना पड़ेगा अपने आप को इस प्रश्न का आंसर देने के लिए। पहले आप एडम स्मिथ का विकास का सिद्धांत समझाएंगे, उसके बाद में आप इसकी आलोचना करेंगे, अर्थात कि इस सिद्धांत में जो कमियां हैं उन कमियों को बताएंगे। वो कमियां बताने के बाद में उन कमियों को कैसे समाप्त किया जा सकता है उसके लिए आप समाधान भी देंगे। इसी प्रश्न को अथवा में पूछा जा सकता है कि एडम स्मिथ के विकास का सिद्धांत का वर्णन कीजिए और इस सिद्धांत के गुण दोष भी बताइए। देखिए आ चुका है ना कि आपको इस सिद्धांत को समझाते हुए इसके गुण बताने हैं, उसके बाद में इसके दोष अर्थात की इसकी आलोचना भी करनी है। क्लियर। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। रोस्टोव द्वारा बताई गई आत्मस्फूर्ति की अवस्था। आत्मस्फूर्ति की अवस्था किसने बताई थी? आत्मस्फूर्ति की अवस्था के बारे में तो रोस्टोव साहब ने बताया था। ठीक है, तो इसकी पूर्णता क्या है, या कहें कि आत्मस्फूर्ति की अवस्था क्या है, इसका वर्णन करना है। क्या भारत आत्मस्फूर्ति की अवस्था में पहुंच चुका है? तो ये क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया लास्ट में जाकर के। अब इसमें आपको बताना है कि राइट या रॉन्ग, और पूरे व्याख्या के साथ में, पूरे समझाने के साथ बताना है। अथवा में है कि भारत ने आत्मस्फूर्ति से आत्मनिर्भरता की ओर संचालित विकास की अवस्था को उपार्जित कर लिया है। इस कथन पर प्रकाश डालिए। कहने का सिंपल सा यही है जो पहले प्रश्न में पूछा गया है कि क्या भारत आत्मस्फूर्ति की अवस्था में पहुंच गया है। दूसरा प्रश्न बोलता है कि हाँ, भारत आत्मस्फूर्ति की अवस्था में पहुंच चुका है, वो आत्मनिर्भर बन चुका है। जरा ठीक से समझाइए, है ना। अगला प्रश्न है अथवा में कि आत्मस्फूर्ति की अवस्था से आत्मनिर्भरता की अवस्था में प्रविष्ट होने की विकास प्रक्रिया की विवेचना कीजिए कि भैया कैसे आत्मस्फूर्ति की अवस्था से अगर कोई देश आत्मस्फूर्ति की अवस्था में पहुंच जाता है तो वो कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है। इस पूरे विकास की पूरी प्रक्रिया को समझाना है। इस संबंध में जो कठिनाइयां आती है, उत्पन्न होती है, उनको भी स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से आपको जो है ना, ये रोस्टोव साहब के द्वारा जो आत्मस्फूर्ति की अवस्था का जो सिद्धांत दिया गया है, जो मॉडल बताया गया है ना, इसके बारे में आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। धोखे में मत रहिए कि सिर्फ आप इतना पढ़ लीजिएगा, पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। तभी कहीं यार देखिए, है ना, समझ रहे हो ना, क्योंकि अगर अच्छे नंबर चाहते हो, पासिंग मार्क्स तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, ऐसे ही मिल जाएंगे। जो भी किताब आपके पास में है रात भर पढ़िए, सुबह पेपर देने चले जाइए, पास हो जाओगे, डोंट वरी। लेकिन अगर अच्छे नंबरों की उम्मीद रखते हो ना, तो थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हेरोड मॉडल। हेरोड मॉडल, तो ये जो आपकी यूनिट नंबर 2nd या 3rd यूनिट है, अच्छे से याद नहीं है, बट हाँ 2nd या 3rd यूनिट है, तो वो पूरी उसमें सिर्फ मॉडलों पर ही चर्चा की गई है पूरी यूनिट में।
है ना, और उसमें से लगभग 10 से 12 मॉडल आपको बताए गए हैं, उनमें से 4-5 मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। और बेसिकली पढ़ने के दृष्टिकोण से जानने के लिए तो सारे मॉडल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सिर्फ एग्जाम की ही बात करें तो उनमें से 4 से 5 मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि वो लोकप्रिय हैं, सबसे ज्यादा मान्यता है उनकी अर्थशास्त्र में, इसलिए वो ज्यादा पूछे भी जाते हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक है हेरोड मॉडल। तो हेरोड मॉडल की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो यहां पर क्या करना है कि हेरोड मॉडल की हेरोड जो मॉडल है इसके बारे में थोड़ा सा आपको इसकी व्याख्या करनी है, समझाना है, उसके बाद इसकी विशेषताएं बतानी है, मतलब वही गुण बताने हैं, और लास्ट में आलोचना करते हुए बाहर निकल जाइएगा। अथवा में ऐसे भी पूछा गया है एग्जाम में कि हेरोड मॉडल में छुरे की धार साम्यावस्था को समझाइए। हेरोड मॉडल में छुरे की धार किसे कहा गया है, इसकी साम्यावस्था से क्या लेना देना है, इसको समझाइए। अगला प्रश्न लेते हैं, निकोलस काल्डोर का वृद्धि मॉडल, है ना, निकोलस काल्डोर का वृद्धि मॉडल। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं आपको, ये निकोलस काल्डोर वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया एग्जाम में, लेकिन इस बार आने की बहुत ज्यादा संभावना है। इस बार दैट मीन्स कि अभी 2024 में सेशन ले रहा हूं ये, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इसको बाद में भी देखेंगे। ठीक है, तो 2024 के एग्जाम में इसके आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। निकोलस काल्डोर का वृद्धि मॉडल। ठीक है ना, तो छोड़िएगा मत, एक एक बिंदु पर अच्छे 4 से 5 बार अच्छे से दम लगाकर पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। इजी मॉडल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस इनकी कुछ विशेषताएं होती है, कुछ विचार होते हैं, उन विचारों को जानना होता है। मॉडल का मतलब ही क्या होता है, उनके कुछ विचार होते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के बेसिकली, तो उनके बारे में जानना मात्र होता है। और यहाँ पर ये देखना होता है कि यार निकोलस साहब ने क्या बताया आर्थिक विकास के मामले में, हेरोड मॉडल ने क्या बताया, है ना। तो इस तरह से तो अलग अलग विचारकों की जो विद्वान होते हैं, जो अलग अलग अर्थशास्त्री होते हैं, उन्होंने किस किस प्रकार से अपने अपने विचार रखे हैं, तो वो जो विचार रखते हैं उसको मॉडल बना दिया जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे हम अन्य शब्दों में अदृश्य बेरोजगारी भी बोलते हैं। ठीक है, तो छिपी हुई बेरोजगारी को बचत क्षमता के रूप में उपयोग करने के संबंध में प्रोफेसर गॉडगिल, प्रोफेसर वकील और प्रोफेसर ब्रह्मानंद के विचारों का वर्णन कीजिए। तो यहां पर 3 विद्वान ऐसे हैं, गॉडगिल साहब, वकील साहब और ब्रह्मानंद साहब, ये 3 विद्वान या 3 विचारक ऐसे रहे हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो अदृश्य बेरोजगारी जो विशेष रूप से भारत में देखी जाती है, उस अदृश्य बेरोजगारी को हम किस तरह से बचत क्षमता के रूप में यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। और इस बात को लेकर के उन्होंने जो विचार दिए हैं वो विचार आपको इस प्रश्न के उत्तर में देखने को मिलेंगे, और करना भी चाहिए आप लोगों को। अगला प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचार। ठीक है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक विचारों के बारे में बताना है, और साथ में आपको यह बताना है कि इसकी प्रासंगिकता, वर्तमान में इन विचारों की प्रासंगिकता क्या है। दीनदयाल उपाध्याय साहब के जो विचार हैं, आर्थिक संबंधी जो विचार हैं, उनकी आज आवश्यकता क्यों है, प्रासंगिकता क्यों है। क्लियर। अगला प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न तो आपके आने से पहले से चला आ रहा है, और चूंकि क्लास 8 से ही, जब से आपने अगर 8th क्लास में 8 क्लास समथिंग की सिलेबस में इस प्रश्न को ऐड कर दिया गया है, तो इसको बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो उम्मीद, हालांकि यहाँ पर डिटेल होगा, है ना, वहां सिर्फ नाम बताना होता था, डेट बतानी होती थी, लेकिन यहाँ पर डिटेल बताना होगा आपको, कौन सी पंचवर्षीय योजना किस उद्देश्य को लेकर के आई थी, वो कितना अचीवमेंट कर पाई, कितना नहीं कर पाई, क्या लक्ष्य रखा गया था, क्या प्राप्त किया, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ने को मिलेगी, वो करना भी है आपको। ठीक है ना। तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, 5 पंचवर्षीय योजनाओं को आप बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है ना। 5 या टोटल जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं, आई थिंक 7 परियोजनाएं जो चली हैं, तो उनके लक्ष्य और उपलब्धियों के बारे में बताना है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है योजना आयोग की स्थापना और योजना आयोग के बदले में नीति आयोग की स्थापना के पीछे के प्रमुख कारण क्या थे। योजना आयोग और नीति आयोग की कार्यप्रणाली में कैसे भिन्नता थी। क्या कहा जा रहा है कि योजना आयोग की स्थापना, आपको पता है ना, पहले योजना आयोग चला है, उससे पहले क्या संचालित था दोस्तों, तो उससे पहले नीति आयोग था।
ठीक है। नीति आयोग को हटा करके योजना आयोग स्थापित किया गया। दोनों को आपको सेपरेटली बताना है, दोनों के बारे में, उसके बाद इन दोनों में अंतर भी आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो इस तरह से आपके ये 15 प्रश्न हो जाते हैं कंप्लीट। इन 15 प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन लगा लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। आंसर शीट में दूंगा आप लोगों को, इनके सबके आंसर दूंगा, ठीक है। तो इन 15 प्रश्नों की तैयारी बेहतर तरीके से कर लीजिए, चाहे एग्जाम आपके कल ही क्यों ना हो। अगर आप आज ही रात भर भी अगर आप इन 15 प्रश्नों के अच्छे से रिवीजन लगाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो भी मैं गारंटी के साथ बोलता हूं एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि आपको छोड़ करके आना पड़े एग्जाम में। मर्जी से छोड़ के आओगे तो उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मजबूर होकर छोड़कर नहीं आओगे, है ना। आइए, तो वो जो 10 क्वेश्चन हैं आपके लघुत्तरी प्रकृति के, एक स्लाइड में उनको भी देख लेते हैं जरा। पहला प्रश्न है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर क्या है। तो लघुत्तरी प्रकृति की जो प्रश्न होते हैं, इनकी विशेषता ही ये होती है कि जो आपसे पूछा गया है सिर्फ आप वही बताएं, ज्यादा ज्ञानी बनकर के ज्यादा ज्ञान ना दे उनको। कहने का अर्थ यह है कि ऐसा ना हो कि आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर बताइए, और आप लिखने बैठ गए पहले आर्थिक विकास का अर्थ, फिर आर्थिक वृद्धि का अर्थ, उसके बाद फिर दोनों में अंतर निकाल ले तो 3 बिंदु बन। ऐसा नहीं होगा। इसमें जो पूछा गया है सटीक रूप से आपको उसी का आंसर देना है कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर क्या है, तो सिर्फ आपको अंतर पर ही बात करनी है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को संक्षेप में समझाइए, संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। स्पीड से, लघुत्तरी प्रकृति संक्षेप में ही बताना है आपको। अगला है सतत विकास का महत्व और आवश्यकता है, महत्व व आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 4 है लिंग संबंधी विकास सूचकांक। लिंग संबंधी विकास सूचकांक क्या होता है, इसके बारे में कुछ चंद लाइनें लिखनी है। यह लिंग असमानता के मापक के रूप में कैसे काम करता है। ये जो सूचकांक है यह लिंग असमानता के मापक के रूप में कैसे काम करता है, और इसका महत्व क्यों है, या कहें कि इसकी प्रासंगिकता क्यों है, ये आपको बताना, संक्षेप में बताना है। अगला प्रश्न है मानव गरीबी सूचकांक, जिसे हम HPI बोलते हैं। HPI क्या है इसको समझाना है, और परंपरागत गरीबी को मापने के जो परंपरागत मापक हमारे पास थे ये उनसे अलग कैसे है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है सुम्पीटर के सिद्धांत की मुख्य बातें बतानी है संक्षेप में। क्वेश्चन नंबर 7 है विभिन्न देशों के संतुलित विकास के कारण बताना है, और यहां पर प्रयास करना कि संतुलित विकास के साथ साथ में असंतुलित विकास के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। इस प्रश्न नंबर 7 के साथ में ये लिखा हो संतुलित विकास, तो इसमें एक विकास को और ऐड कर दीजिए आप लोग, एक विकास को और ऐड कर लीजिएगा। अरे ऐसे बोल देता हूं यार, टाइप करने में बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। संतुलित विकास के साथ असंतुलित विकास भी आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोनों में से कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। रॉबिन्सन मॉडल, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। और सोलो मॉडल की हेरोड-डोमर मॉडल से तुलना। तो हेरोड-डोमर मॉडल को तो आप जो है दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, तो ये तुलना पढ़ने की अपेक्षा क्या करेंगे आप लोग, सोलो मॉडल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो दोनों का काम आपका एक साथ चल जाएगा, दोनों प्रश्नों की तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। आखिरी प्रश्न है नीति आयोग कैसे राज्यों और अन्य हितधारकों के बीच में भागीदारी और सहयोग को बढ़ावा देता है, जो भारत की विकास परियोजनाओं को आकार देने में मदद करता है। संक्षेप में समझाना है, प्रश्न की लेंथ देख करके डरिएगा मत, छोटा सा लिखना है, ज्यादा लेंथी नहीं जाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 25 क्वेश्चन कुल मिलाकर के थे आपके। 15 क्वेश्चन आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थे, और वहीं 10 क्वेश्चन आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। अगर ये 25 क्वेश्चन आप लोग लगा लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, अच्छे से तैयारी करने का मतलब रट्टा मारना नहीं है, सिर्फ ध्यान से 3 से 4 बार आपको रिवीजन लगाना है, अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ समझते हुए पढ़ लीजिए, कुछ भी रट्टा नहीं लगाना है। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी आती है, कुछ ऐसी टर्म आती है जिन्हें आपको लगता है कि याद रखना पड़ेगा, तो उसको एक पेपर में लिख करके अपने सामने रख लीजिए, 2, 4, 8, 10 बार उसको देखिए, पढ़िए उसको बार बार, अपने आप को यह टर्म भी याद हो जाएगी। और अच्छी बात यह कि उस टर्म के साथ साथ में आपको पूरा कंटेंट याद रह जाता है, ठीक है ना। अब चलिए जरा बात कर लेते हैं अपने आंसर शीट पर, पीडीएफ पर, कि इसकी पीडीएफ कहां से मिलेगी, इसकी आंसर शीट कैसे मिलेगी। तो दोस्तों अभी मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए जो है ये मॉडल पेपर तैयार किया है, सिर्फ क्वेश्चन बना करके मैं तैयार कर पाया हूं।
काफी समय लगता है क्वेश्चनों को निकाल करके यहाँ पर लेकर आने में, तो ये लेकर के आया हूं। लगभग अभी काम चल रहा है आपकी आंसर शीट पे, 1 घंटे के अंदर अगर आप अभी करंट में, जैसे अभी अगर प्रीमियर लाइव ये क्लास चल रही है, अगर प्रीमियर लाइव आप देख रहे हैं तो 1 घंटे के बाद में फिर से इस सेशन पर आइएगा और इसकी डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप आज नहीं बल्कि प्रीमियर लाइव खत्म होने के बाद देख रहे हैं तो संभवतः अब तक तो पीडीएफ डल भी चुकी होगी, लिंक डल चुकी होगी। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन की पीडीएफ अलग होगी मॉडल पेपर के नाम से, और एक आंसर शीट के नाम से पीडीएफ अलग होगी। दोनों को एक ही जगह होगी। अच्छे से जाइए डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहां पर दोनों पीडीएफ मिलेगी। आंसर शीट डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से उसकी तैयारी कीजिए, पढ़िए अच्छे से। और मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, जिन जिन लोगों का एग्जाम अभी आ रहा है, कल या परसों में एग्जाम आ रहा है, कुछ स्टूडेंटों का अभी 8-10 दिन का समय भी है, लेकिन एग्जाम लगभग आ चुके हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जो है अब अच्छे से, अगर आप डिटेल क्लासेस नहीं ले पा रहे, सक्षम नहीं है, समय नहीं बचा है आपके पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है इस मॉडल पेपर की तैयारी कीजिएगा। जो प्रश्न मैंने आपको बताया है उनको अच्छे से कर लीजिए, आपका काम बेहतर तरीके से हो जाएगा। मिलते हैं किसी डिटेल क्लासेस में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।